Hello, class ninth. Today we are going to start with the revision of chapter 4 of your chemistry, that is the atomic structure and chemical bonding. Fourth chapter के हम revision start कर रहे हैं. इसके पहले के चैप्टर्स आई एम श्योर आपने देखे होंगे एंड दे आर बीइंग यूजफुल टू यू. अब अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप देख लीजिए. वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, एज यूजुअल, द फर्स्ट कैटेगरी इज फिल इन द ब्लैंक्स. The size of an atom is decided by the number of dash. एक एटम है, उसका साइज किस पे डिपेंडेंट है? मतलब यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स या जो भी है, हम ये कह रहे हैं कि कोई एटम बड़ा है, कोई एटम छोटा है, तो हम कैसे पता करते हैं? हम एटम को देख तो सकते नहीं है. तो हाउ डू वी मेक आउट कि दिस पर्टिकुलर एटम इज बिगर एंड दिस वन इज स्मॉलर. तो एक तो है कि उनकी जो नंबर ऑफ वैलेंस शेल है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. जितनी ज़्यादा वैलेंस शेल ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा एटम का साइज बड़ा होगा. दूसरा चीज़ क्या है कि इट कैन ऑल्सो बी डिसाइड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा ऑब्वियसली नंबर ऑफ वैलेंस शेल्स फिल्ड अप होंगी. तो यहाँ पे आप आंसर में इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं एंड वैलेंस शेल्स भी लिख सकते हैं. दोनों आपके जो आंसर्स हैं दे विल बी टेक्निकली करेक्ट. और या फिर आप दोनों चीज़ लिख सकते हैं. ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. न्यूट्रॉन हैज़ मास रफली इक्वल टू. अब जो न्यूट्रॉन होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अंदर होते हैं. तो जो एटॉमिक मास है दैट इज मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स का मास तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, ज़ीरो ही समझ लीजिए, बहुत कम होता है. तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं उनका वेट ऑलमोस्ट इक्वल होता है. तो द करेक्ट आंसर वुड बी प्रोटॉन्स. ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन. पूरा जो एटॉमिक मास है वो सेंट्रली कॉन्सेंट्रेटेड होता है. वो क्या है? वो जो सेंट्रल रीजन होता है जहाँ पे कि एटॉमिक मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. Rutherford's alpha particle scattering experiment was responsible for the discovery of. Rutherford का वर्ल्ड फेमस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उससे उन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी की? तो ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ दैट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ना. उन्होंने हीलियम न्यूक्लिया का बम्बार्डमेंट किया था एक बहुत बहुत थिन गोल्ड फॉइल पे, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए और उनके बेस पे कंक्लूजन्स निकाले. सो बेसिकली ही कुड डिस्कवर nucleus due to that particular experiment. According to Bohr's model, an atom has discrete dash levels. अब जो रदरफोर्ड का जो atomic model था उसमें he couldn't explain the stability of the atom. वो concept explain नहीं कर पाए कि जो atom है वो इतना बढ़िया तरीके से सर्वाइव कैसे कर जाता है, स्टेबल कैसे रहता है. वाई डजंट इट डिसइंटीग्रेट? जैसे कि उन्होंने बताया था ना कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करते हैं एंड देन अगर रिवॉल्व करेंगे, सपोज दिस इज़ द न्यूक्लियस एंड दिस इज़ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, वो रिवॉल्व कर रहा है तो भाई एनर्जी के लॉ के हिसाब से जब वो मूव कर रहा है, मोशन में है, तो इट विल कंटिन्यूसली लूज एनर्जी एंड अल्टीमेटली वो क्या होगा कि न्यूक्लियस के अंदर जाके टकरा जाएगा एंड न्यूक्लियस की जो एग्जिस्टेंस है वो फिनिश हो जानी चाहिए. लेकिन ऐसा होता नहीं है. तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसको नील्स बोर ने एक्सप्लेन किया था. कि उन्होंने बोला था कि हर जो एनर्जी लेवल है वो हर ऑर्बिट जो है दैट इज़ एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल. फिक्स्ड एनर्जी है. जैसे ये पहला ऑर्बिट है के शेल, फिर एल शेल, फिर उसके बाद वाला एम शेल. तो ये जो शेल्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद अ सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बोर्स मॉडल में एन एटम हैज़ डिस्क्रीट डैश लेवल्स. डिस्क्रीट का मतलब फिक्स्ड, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ही है वहाँ पे. तो कौन से लेवल हैं? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स. ठीक है, ओके. डैश इज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 3. आप पीरियोडिक टेबल फर्स्ट 20 नंबर्स तो याद कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए, है ना. 1 to 20 तो कितनी बार मैंने कहा है, आपको याद भी हो गई होगी. तो थर्ड वाला एटॉमिक नंबर क्या है? फर्स्ट इज हाइड्रोजन, देन हीलियम, देन लिथियम. तो Li जो है हमारा दैट इज एटॉमिक नंबर 3, लिथियम. मास नंबर इज द सम ऑफ डैश एंड डैश.
एटॉमिक नंबर पढ़ा है आपने, मास नंबर पढ़ा है, एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, है ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मास नंबर जो होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A एंड इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखो मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स का रोल नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ नहीं कर रहे हम इसकी डेफिनेशन में, लेकिन क्योंकि एक एटम न्यूट्रल होता है तो उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनडायरेक्टली एटॉमिक नंबर जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट एनर्जी लेवल कैन हैव मैक्सिमम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने ये एनर्जी लेवल्स पढ़े हैं ना, ये हमारे एनर्जी लेवल है। फर्स्ट एनर्जी लेवल के है, फिर एल शेल होती है, उसके बाद एम शेल होती है। तो जो पहला एनर्जी लेवल है जो के शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, अकोमोडेट किया जा सकते हैं? तो वो आपको पता है कि ओनली 2, मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन द फर्स्ट एनर्जी शेल, जो फर्स्ट ऑर्बिटल लेवल है ना, 288 ऐसे तरीके से इंक्रीज करता है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो कि बोरबरी स्कीम के थ्रू हमें पता चला था, 2n², जहाँ पे कि n इज़ द नंबर ऑफ शेल्स। मतलब फर्स्ट शेल है तो 2 इंटू 1² तो कितना हो गया 2। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सेकंड शेल में क्या हो जाएगा 2 इंटू 2² कितना हो गया 8। तो 8 मैक्सिमम, ये दिस शोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन दैट पर्टिकुलर शेल। ठीक है, इतना नहीं है कि ये जैसे थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 18 ही भरने चाहिए, नहीं, वो तो जितने उसका एटॉमिक नंबर होगा उसके हिसाब से फिलअप होंगे। बट दिस रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर शेल। मतलब के शेल में 2 ही आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। एल शेल में 8 आएंगे, एम शेल में 18 से ज़्यादा नहीं आ सकते, उससे कम आ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नियॉन एटम इज, नियॉन जो है, जो हमारी नोबल गैस है, 18th ग्रुप में प्रेजेंट है, थर्ड पीरियड में प्रेजेंट है। तो फर्स्ट हमारी जो नोबल गैस होती है वो क्या होती है, हीलियम। सॉरी, सेकंड पीरियड में प्रेजेंट है, मैं थर्ड पीरियड क्यों बोल रही हूँ, थर्ड पीरियड तो आर्गन होती है, फर्स्ट इज सेकंड पीरियड ही होगा ना आपको, सो सॉरी। सेकंड पीरियड का मतलब ये हो गया कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो आप उसका नंबर ऑफ पीरियड्स निकाल सकते हैं कि वो किस पीरियड में प्रेजेंट है। कैसे? क्योंकि जितनी उसकी शेल्स होती है ना वो नंबर ऑफ पीरियड भी सेम होता है। मतलब नंबर ऑफ शेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एटम करस्पॉन्ड टू द पीरियड इन विच इट इज प्रेजेंट। जैसे कि नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 10, तो इसकी कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी 2 8। तो ये कितनी शेल्स हैं इसके पास, के और एल, 2 ही शेल हैं, तो इसका मतलब है सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट है। ठीक है, आर्गन जो है 18, उसका क्या हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8, ये थर्ड पीरियड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी क्या है, कितनी शेल्स हो गई, के एल एम, 3 शेल्स हो गई तो थर्ड पीरियड में प्रेजेंट, ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो जो नियॉन है, मैंने अगेन मैं आज क्या हो गया, मुझे आई एम मेकिंग मिस्टेक्स, है ना। नियॉन इज NE, एन तो नाइट्रोजन होता है। तो नियॉन जो 10 है जिसका एटॉमिक नंबर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 2 8। तो नियॉन एटम की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, यहाँ पे लिख दिया आपने 2 8। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पूरा ये दोबारा कर दो, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि NE10 और कॉन्फ़िगरेशन दिखा दीजिए 2, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड बाय एल शेल इज, अब हमने देखा था कि एल शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। और आप इसका फॉर्मूला भी करके दिखा सकते हो कि 2n² के हिसाब से 2 इंटू n² क्या हो गया, n हमारी कितनी एल शेल है, सेकेंड शेल है, तो ये हो गया 8। एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 13 हैज़ वैलेंसी इक्वल टू, कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है। वैसे तो आपको याद होगा कि एल्यूमिनियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, लेकिन हम मान लेते हैं एक्स है, उसका एटॉमिक नंबर 13 है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, हमेशा कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2 8 3। तो इसकी आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, तो ये 4 से कम है। जब 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो पर्टिकुलर एटम उन इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, मतलब कटायन बनाता है। इसका मतलब ये मेटल है ना, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसकी वैलेंसी होगी +3 या सिर्फ 3। हम वैलेंसी में यूजुअली साइन नहीं लगाते हैं, तो वैलेंसी वुड बी 3, इट इज़ अ मेटल।
आइसोटोप्स हैज सेम डैश नंबर्स बट डिफरेंट डैश नंबर्स। आइसोटोप जो होते हैं एक एलिमेंट के, वो होते हैं जिनका कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट जो है उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा सेम रहते हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज हो जाएंगे इसका मतलब एलिमेंट चेंज हो जाएगा। लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, मतलब न्यूट्रॉन्स का नंबर चेंज हो सकता है। तो आइसोटोप हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। जैसे कि हाइड्रोजन है हमारा, फर्स्ट जो है हमारा 1H1 क्या है, प्रोटियम है। दूसरा क्या है, ड्यूटीरियम है। तीसरा क्या है, ट्राइटियम है। ये 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, जिनमें कि मास नंबर चेंज हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट वाले में मास नंबर कितना था, फर्स्ट वाले में मास नंबर है सॉरी 0 क्यों होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 है, मास नंबर है 1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 0। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 1 और मास नंबर है 2। यहाँ पे ट्राइटियम में क्या है, मास नंबर है इसका 3, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 2। तो ये न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे एक भी नहीं था, यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे 2 आ गए। मास नंबर चेंज हो रहा है। मास नंबर पहले में 1 है, दूसरे में 2 हो गया, तीसरे में 3 हो गया। So these are the 3 isotopes of hydrogen: protium, deuterium and tritium. Okay, next, isotope of dash is used to determine the age of old specimens of wood. हम जो पुराने हमारे जो भी वुड के स्पेसिमेन होते हैं या कोई भी चीज़ की हम जब एज डिटरमाइन करना चाहते हैं फॉसिल्स की, तो हम उसकी कार्बन डेटिंग मेथड यूज़ करते हैं। हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग। तो उसमें हम क्या करते हैं, नाम से आपको पता चल रही है किसके आइसोटोप्स यूज़ करते हैं, कार्बन के आइसोटोप्स यूज़ करते हैं। कार्बन का C614 ये आइसोटोप यूज़। नॉर्मली कार्बन जो होता है, नॉर्मल कार्बन, उसको क्या होता है, C612 होता है उसका मास नंबर। लेकिन जो हम आइसोटोप यूज़ कर रहे हैं कार्बन डेटिंग के लिए, उसका 14 होता है मास नंबर। ओके, नेक्स्ट, इन कोवलेंट कंपाउंड्स द बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो आपने 3 तरह के बॉन्ड पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन, अच्छा आप 9th क्लास में तो आपने 2 ही पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन या आयनिक बॉन्ड, और दूसरा है आपका कोवलेंट बॉन्ड। तो जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होते हैं या जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन अप और टेकन इन, या तो पॉजिटिव आयन बनता है या नेगेटिव आयन बनता है। मतलब कैटायन बनता है, एनायन बनता है। कैटायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन अवे, एंड एनायन बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन अप। मतलब एक पॉजिटिव आयन बनेगा, कैटायन बन रहा है जब इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे, जैसे एग्जाम्पल है ना सोडियम, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 18। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये क्या बना लेता है, इसका कैटायन बन जाता है ना, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 17। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, सॉरी, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सोडियम आयन के पास, कैटायन के पास 10, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्लोरीन के पास 17 थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लिया, तो इसके पास क्लोराइड आयन बन गया और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। तो ये होता रहता है, ये किस में होता है, गिव एंड टेक होता है आयनिक बॉन्ड्स में या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स में। अब हम बात कर रहे हैं शेयरिंग, कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें। तो शेयर वो करते हैं जिनके कि आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहाँ 1 2 3 तक इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी गिवन अप, क्योंकि 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को दे देता है कोई एटम। अगर किसी की वैलेंस शेल में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि ग्रुप 15 16 और 17 में होते हैं, मतलब नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हैलोजन फैमिली, तो वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो उसके पास देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने कम है, आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन कम है, वो 5 इलेक्ट्रॉन ले लेती है अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जब नाइट्रोजन का आयन बनता है, नाइट्राइड आयन, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए, 5 इलेक्ट्रॉन थे बाहर, 3 ले लिए, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन है आपकी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 6। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो ऑक्साइड आयन है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो ऑक्साइड आयन की जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है वो होती है 2 8।
सिमिलरली एक चाहिए तो वो क्लोरीन ले सकते हैं, आप क्लोरीन का एग्जांपल ले सकते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 287। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या बन गया, क्लोराइड का आयन बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। अच्छा, तो मैं बता के रही थी, हाँ, कोवलेंट कंपाउंड में बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द, अब ये तो इलेक्ट्रोवैलेंट में हो रहा है, कोवलेंट में क्या होता है, कोवलेंट में शेयर करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि तीन से अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन अप, 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन इन, लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दे शेयर, ना वो देते हैं ना लेते हैं, दे सिंपली शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू, कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं दे आर फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ये हो गया, इसको इरेज कर दूँ मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रही हूँ, सिंस दिस इज रिवीजन। अगर आपको डिटेल देखना है तो चिल्ड्रन केमिस्ट्री द सिलेबस इज़ अवेलेबल इन दी ऐप में अवेलेबल है, स्टोर सेक्शन में भी अवेलेबल है, नॉर्मली भी अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको परचेज कर सकते हैं। ऑब्वियसली इट इज़ पेड, लास्ट ईयर इट वॉज फ्री बट दिस ईयर इट हैज़ बिकम पेड, तो आप वहाँ से परचेज करके कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हैं सारे। यहाँ पर मैं सिर्फ रिवाइज कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट, अब हम आ गए MCQs पर। फर्स्ट, अ प्योर सब्सटेंस कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड, एक प्योर सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जैसे सपोज सोडियम है तो सिर्फ सोडियम के ही एटम्स होंगे, अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम के ही एटम्स होंगे, और आयरन है तो आयरन के ही एटम्स होंगे। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं जिसमें एक ही तरह के, ऐसी एंटिटी को हम क्या बोलते हैं जिसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, वी कॉल इट एन एलिमेंट। एक एलिमेंट जो होता है उसमें एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके, नेम ऑफ द, ये ए नहीं होगा, ये एलिमेंट होगा। ठीक है, नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इंडिपेंडेंटली इज, सबसे छोटा पार्टिकल जो कि एक किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, दैट इज एन एटम। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का ऐसा कौन सी एंटिटी है जिसमें कि वो जो कि एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज शो करता है, सो दैट इज एन एटम। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का जो कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से डिपिक्ट करता है। कैथोड रेज आर कंपोज्ड ऑफ, कैथोड रेज क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, जे थॉमसन इन हिज एटॉमिक मॉडल असाइंड पॉजिटिव चार्ज टू, जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया था, ही इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्होंने जो एटॉमिक मॉडल दिया था, कौन सा दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि एक स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का और उसमें नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है, जैसे कि एक पुडिंग में चेरीज एम्बेडेड होती है या नट्स एम्बेडेड होते हैं या रेजन्स एम्बेडेड होते हैं। तो जे थॉमसन इन हिज एटॉमिक मॉडल असाइंड पॉजिटिव चार्ज टू, किसको दिया था उन्होंने पॉजिटिव चार्ज, एटॉमिक स्फीयर को। उन्होंने बोला था पूरा जो स्फीयर है इसके अंदर एटॉमिक चार्ज है। इन क्रिसमस पुडिंग मॉडल द करंट्स वर कंपेयर्ड विद, क्रिसमस पुडिंग मॉडल वही अगेन जे थॉमसन के मॉडल की बात करें तो इसमें कह रहे हैं कि जो करंट्स थे दे वर कंपेयर्ड विद व्हाट। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ये करंट्स का मीनिंग नहीं पता होता। करंट्स का मतलब क्या होता है, किशमिश, रेजन्स, जो हम रेजन्स खाते हैं ना, किशमिश खाते हैं, उसको हम करंट्स बोलते हैं। ये नहीं वो करंट वाला करंट नहीं है, वो तो क्या होता है उसकी स्पेलिंग क्या होती है ये। और करंट वाटर करंट को भी बोलते हैं, जो पानी की लहरें आती हैं ना उसको भी करंट बोलते हैं। तो लेकिन उसकी स्पेलिंग भी ये होती है। ये जो करंट है ये रेजन्स हैं, जो किशमिश है। एक और नाम होता है रेजन्स किशमिश का, मुनक्के को क्या बोलते हैं, मुनक्के खाते हो ना, मुनक्कों को क्या बोलते हैं, सुल्ताना, सुल्ताना नाम होता है। तो रेजन, सुल्ताना, करंट्स, दे आर ऑल वैराइटीज ऑफ किशमिश एंड मुनक्का। ओके, सो इन क्रिसमस पुडिंग मॉडल द करंट्स वर कंपेयर्ड विद, क्या बोला था कि पुडिंग तो पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो वो जो करंट्स है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो दे वर कंपेयर्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है।
नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड दैट पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट न्यूक्लियस। अब ये किसने बोला कि पॉजिटिव चार्ज जो है पूरे न्यूक्लियस का, पूरे एटम का, वो न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड है? तो ये किसने बोला था? रदरफोर्ड ने, जो अपना एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेसिस पे उन्होंने ये डिड्यूस किया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज टोटली कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ द एटम, बहुत कम एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है। इसका मतलब जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है साइज में। सो दिस वॉज गिवन बाय रदरफोर्ड। ओके, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, विच साइंटिस्ट प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स अराउंड न्यूक्लियस। अब ये देखो, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये तो रदरफोर्ड ने भी बोला था, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? इन डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स। डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स, यहाँ पे हम डिस्टिंक्ट की जगह डिस्क्रीट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, है ना? तो डिस्क्रीट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो डिस्क्रीट या डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, अपनी एनर्जी लेवल को क्रॉस ओवर नहीं करते हैं, चेंज ओवर नहीं करते हैं। किसने बोला था? ये बोला था नील्स बोर ने, जो डैनिश साइंटिस्ट थे नील्स बोर, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोराइड आयन आर। अब देखो, ये मैंने आपको समझा, क्लोरीन का क्या होती है एटॉमिक नंबर 18, क्लोरीन में होते हैं 287, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है। अब क्लोराइड आयन बन गया है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने कहीं से गेन किया है। तो जो 17 इलेक्ट्रॉन थे क्लोरीन एटम के पास जो कि न्यूट्रल था, अब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। क्लोराइड आयन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 288। मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप इंक्रीज कर दीजिए। तो यहाँ पे क्लोराइड आयन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 288। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोराइड आयन आर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। टोटल नहीं पूछे, टोटल तो 18 हो गए, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है? 11। कॉन्फ़िगरेशन हो गई 281। तो हमारा ये जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो गया। सोडियम का अगर आयन बना देंगे, कैटायन बन जाएगा, तो उसमें एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया उसने, एटॉमिक नंबर तो 11 ही रहेगा, पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही रहेगा, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज उतना ही रहेगा। यहाँ पे भी मैंने गलत लिखा, एटॉमिक नंबर तो 17 ही रहेगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रिमूव हुआ है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 28। ठीक है। हाउ मेनी एनर्जी लेवल्स आर प्रेजेंट इन सोडियम एटम। सोडियम के एटम में कितने एनर्जी लेवल होते हैं? अभी हमने देखा कितने एनर्जी लेवल होते हैं? KLM, मतलब 3 शेल्स हैं, तो 3 एनर्जी लेवल्स हैं सोडियम के एटम में। अगर मैं आपसे पूछूं सोडियम के आयन में, तो 2 हो जाएंगे। ठीक है, डिफरेंस है ये। द वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन एटम इज, फ्लोरीन जो है वो हैलोजन है, हैलोजन की वैलेंसी 1 होती है, आप वैसे भी बता सकते हैं, अदरवाइज आप फ्लोरीन की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से भी देख सकते हैं कि फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। फ्लोरीन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? 27। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, तो उसकी वैलेंसी होती है 1। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, अब किसी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें क्या चीज़ कॉमन होती है? देखो, आइसोटोप्स जो होते हैं उनमें जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहता है, एटॉमिक नंबर रिमेन्स द सेम। क्या चेंज होता है? मास नंबर चेंज होता है, मास नंबर चेंजेस। अब एटॉमिक नंबर की वजह से उनके पास क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं आइसोटोप्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं। तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, 1H1, 1H2, 1H3। तो इसमें से ये जो है ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, प्रोटियम हो गया, इसका एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों 1 1। ड्यूटेरियम हो गया, एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2, और ट्राइटियम हो गया, एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3। इसमें न्यूट्रॉन 0, इसमें न्यूट्रॉन 1, इसमें न्यूट्रॉन
नेक्स्ट, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन नाइट्रोजन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज, देखो नाइट्रोजन का क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन 7, तो एटॉमिक नंबर 7 है, कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 5। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब नाइट्रोजन एटम्स, मतलब नाइट्रोजन के जो 2 एटम है, मतलब नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करें, N2 मॉलिक्यूल जो है उसमें कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। तो इन यही होता है, सी नहीं लगाया मैंने मॉलिक्यूल की स्पेलिंग में। अब ठीक है, हाँ। अब ये 2 एटम्स हैं, अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना है। N2 मॉलिक्यूल की बात हो रही है ना, तो N और N के बीच में बॉन्ड बनना है। इलेक्ट्रॉन्स के जो भी होगा, शेयरिंग होगी, कुछ भी होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन इनको क्या करने पड़ेंगे? शेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि अब N और N के बीच में बात हो रही है। अब एक दोनों ही N के एटम है, वैसे हम यूजुअली क्या कहते हैं कि जिसके 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, वो अगर किसी से बॉन्डिंग करता है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। लेकिन अब ये तो दूसरे N के साथ ही बॉन्डिंग कर रहा है। अब वो दोनों N आपस में लड़ाई करेंगे कि तू 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 3 दे दे मुझे, तू 3 दे दे, तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, बॉन्डिंग हो ही नहीं पाएगी, N2 मॉलिक्यूल ही नहीं बनेगा। तो ये क्या करते हैं, ये उन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर वाले एन एटम के और 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर वाले एन एटम के, ये इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। मतलब दोनों एटम्स इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को, 6 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर रहे हैं, एंड देन दे फॉर्म, क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो है एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ये जो है 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट इज मैचिंग। एक्सपेरिमेंट और कंडक्टेड बाय, ये बताना है कि ये वाले एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किस किस ने कंडक्ट किए थे, आपको ये बताना है। ओके, फर्स्ट इज कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। हमें पता है कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट किसने किया था? इट वाज डन बाय जे थॉमसन। तो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय जे थॉमसन। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट वेरी फेमस, इट वाज डन बाय रदरफोर्ड। नेक्स्ट इज एनोड रेज। एनोड रेज में क्या डिस्कवर हुआ था? एनोड रेज में डिस्कवर हुए थे प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स का जो डिस्कवरी जाती है, दैट द क्रेडिट गोज टू ई गोल्डस्टीन। सो गोल्डस्टीन एसोसिएटेड विद दिस। बाकी तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। ओके, नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक और है, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है वो। ओके, मुझे लगा कि एक और दे रखा है। ओके, अब ये एक और मैच द फॉलोइंग दे रखे, डिस्कवरर और द साइंटिस्ट एंड देन रिलेटेड डिस्कवरी और द थियोरी। तो वो देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम जो है वो डिविजिबल नहीं है, इनडिविजिबल है ना। ई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ई गोल्डस्टीन ने किसको डिस्कवर किया था? प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन है ये रहा। जे थॉमसन ने क्या किया था? जे थॉमसन ने क्या किया? जे थॉमसन ने प्रोटॉन्स को, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। न्यूक्लियस नहीं दे रखा है, अगर रदरफोर्ड होता तो वो न्यूक्लियस हो जाता है ना। हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर रदरफोर्ड को भी दे दें तो रदरफोर्ड जो है वो हो गए न्यूक्लियस से एसोसिएटेड, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट, मैचिंग करनी है वैलेंसी, एलिमेंट ऑफ वैलेंसी को मैच करना है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1। इनके मैं वो भी लिख दूँ क्या कॉन्फ़िगरेशन? ऑक्सीजन क्या होती है? O8 एटॉमिक नंबर है, तो इसकी क्या हो गई कॉन्फ़िगरेशन की? 2 6, तो वैलेंसी हो गई 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। पोटेशियम की क्या होती है? पोटेशियम का होता है एटॉमिक नंबर 19, तो इसकी क्या हो गई? 2 8 1, सॉरी 2 8 8 1। एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, वैलेंसी हो गई 1। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 7। तो नाइट्रोजन को क्या है? 2 और 5, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? वैलेंसी क्या शो करेगी? वैलेंसी हो जाएगी इसकी 3, क्योंकि इसको ये तो मैच्ड है, पहले ही मैच हो रखे हैं, हम फालतू में मैचिंग कर रहे हैं। नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सिलिकन जो है, सिलिकन के क्या होती है? कार्बन के नीचे आता है सिलिकन। सिलिकन इज Si14, ये हो गया 2 8 4। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी हो गई 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। Okay, now 1 mark questions. Atomic models have been improved over the years.
नए नए एटॉमिक मॉडल्स बनते रहे, साइंटिस्ट आते रहे, इम्प्रोवाइज करते रहे कि नहीं भाई ये नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट सही है, ये नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट सही है, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन चलती रही. नाउ अरेंज द फॉलोइंग एटॉमिक मॉडल्स इन द ऑर्डर ऑफ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज कि सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन, इसके बाद कौन. तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल या बोर्स एटॉमिक मॉडल. तो सबसे पहले किसने दिया था, थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, वो प्लम पुडिंग मॉडल जो दिया था. तो नंबर 1 हो जाएगा थॉमसन एटॉमिक मॉडल. उसके बाद रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया एल्वा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिसमें वो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को प्रूव नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए. और तीसरा वाला जो था वो बोर्स एटॉमिक मॉडल था, जिसमें कि उन्होंने न्यूक्लियस स्टेबल है, वेरियस डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ही कुड एक्सप्लेन दोज थिंग्स, ऑर्बिटल थ्योरी दे दी उन्होंने, एंड ही एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. तो बोर्स एटॉमिक मॉडल इज़ द बेस्ट. ओके, उसमें भी कुछ इम्प्रोवाइजेशन हुआ है, बट हम उसी को कंसिडर करते हैं टिल डेट. Why did Rutherford select a gold foil in his alpha ray scattering experiment? Rutherford ने gold foil क्यों ली और कोई मेटल की फॉइल क्यों नहीं ली? क्योंकि गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल है. मैलिएबल का मतलब क्या हुआ कि इट कैन बी beaten into very 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 thin sheets. Ductility and malleability पढ़ी है ना अपने metals की properties में. Ductility means they can be drawn into wires and malleability means they can be beaten into sheets. तो gold जो है it is the most malleable metal. A very thin gold foil, करीब 1000 atoms thick की gold foil जो जिसको कि हम extremely thin मानते हैं, वो हमें मिल सकती है, बाकी मेटल से नहीं मिल सकती. So that is why he used this, because to study that particular feature of phenomena he needed a very very thin foil of the metal. Now if Mg2 plus मतलब मैग्नीशियम का जो कटायन है, it has 12 protons and 12 neutrons, what is its atomic number and mass number? 12 प्रोटॉन्स हैं, 12 न्यूट्रॉन्स हैं, Mg कटायन है. इसका मतलब यहाँ पे देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ये क्या बोल रहे हैं, Mg2 प्लस है और उसके पास 12 न्यूट्रॉन्स है, 12 प्रोटॉन्स है. इसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर तो 12 ही होगा ना, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में कभी भी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं. एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहता है, चेंज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक होता है. जैसे ये कैटाइन बनाया तो इसका मतलब इट हैज़ लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में चेंज हुआ. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो पहले कितने थे, 12 थे जब एक न्यूट्रल था एटम, क्योंकि 12 एटम्स और 12 प्रोटॉन्स और 12 ही इलेक्ट्रॉन्स थे. लेकिन अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए. क्या बन गया है ये, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए. हमेशा ध्यान रखना किसी भी एटम जो है वो कैटाइन में कन्वर्ट होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, तो वो कैसे आते हैं, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. गेन ऑफ प्रोटॉन नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज गेन नहीं करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है. इसीलिए पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि नॉर्मली एटम न्यूट्रल होता है, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स उसमें से हटा दिए, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है. जैसे कि मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, 12 प्रोटॉन थे. अब हमने चेंज ओवर कर दिया, क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए हैं यहाँ से, तो 10 इलेक्ट्रॉन बच गए और प्रोटॉन्स जो है वो 12 की 12 ही हैं. तो पॉजिटिव चार्ज ही तो बढ़ गया, बढ़ा नहीं मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो गया, इसलिए हम 2 पॉजिटिव चार्ज उस पर शो करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 12. अब 2 हट गए तो इलेक्ट्रॉन्स रह गए 10. ठीक है, एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा, मास नंबर भी सेम रहेगा, क्योंकि ना तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज हुए, ना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हुए, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हुए हैं, जो कि हमारे एटॉमिक नंबर और मास नंबर पर कोई असर नहीं डालता है. तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर है 12, क्योंकि इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट, 12 ही रहेगा. मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज़ 24. तो Mg का जो Mg के एटम जो होता है उसका 12, 24 जो होती है, इसकी नॉर्मल जो रीडिंग्स होती हैं एटॉमिक नंबर मास नंबर की, वो सेम ही रही, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज हुआ. ठीक है, विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मास नंबर. मास नंबर के क्या होते हैं, मास नंबर किससे बनता है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. Next, calculate the number of neutrons present in the nucleus of an atom X, which is represented as X 15 31. अब ये कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है जिसका कि एटॉमिक नंबर है 15, मास नंबर है 31. तो अब हमने देख लिया एटॉमिक नंबर कितना हो गया 31, सॉरी 15, मास नंबर हो गया इसका 31. अब क्या पूछा है
कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो अटोमिक नंबर का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर में से अटोमिक नंबर माइनस कर दीजिए तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे, क्योंकि मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम होता है और ये सिर्फ प्रोटॉन्स होते हैं। तो 31 माइनस 15 16 मिल गया आपको, 16 जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड जो होता है क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द एरे ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड नेगेटिव आयंस टुगेदर। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है, तब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बनता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड का हम अगर एग्जाम्पल लें, ये एक मॉलिक्यूल है जो कॉमन सॉल्ट हम घर में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम जो है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्या बनाता है, कैटायन बनाता है। क्लोरीन जो होता है वो उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और क्या बनाता है, क्लोराइड आयन बनाता है। ये दोनों ज्वाइन करते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल दैट इज NaCl। तो ये आयनिक बॉन्ड के थ्रू ये मॉलिक्यूल बनता है। नेक्स्ट, when alpha particles are bombarded on a gold sheet, only few of them got deflected, whereas most go straight and undeflected. Give the reason. जब गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने, उन्होंने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया गोल्ड फॉइल में, तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए, बाकी सब सीधे सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रूव करता है कि भाई जैसे ये हमारा ये उनका फॉइल थी, तो यहाँ से वो कर रहे थे रेस को पास कर रहे थे, तो सारी रेस सीधी सीधी निकल रही थी। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस था वो बिल्कुल छोटे से एरिया में प्रेजेंट है, तो जितने भी सारे जो निकल रहे थे अल्फ़ा पार्टिकल्स वो सीधे सीधे पास हो रहे थे, वो न्यूक्लियस के आसपास से भी नहीं गुजर रहे थे, तो उसके पॉजिटिव चार्ज से उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो वो सीधे सीधे पास ऑन हो गए, अनडिफ्लेक्टेड निकल गए। तो इसमें इसका आंसर ये है कि क्योंकि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम and most of the part of the atom is empty, therefore most of the alpha particles they pass undeflected, वो सीधे सीधे निकल गए। जो बिल्कुल पास आए, जैसे जो बिल्कुल ही पास आए वो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हुए, बाकी सब सीधे निकल गए, और जो बिल्कुल ही न्यूक्लियस जाके टकराया वो अपने पाथ पे ही लौट गया। जैसे जो ये टकराया ये अपने पाथ पर ही वापस लौट गया। ओके, For the symbols He4 and He5, tabulate the two subatomic particles present in the nucleus of each of them. अब आपको हीलियम के दो क्या दे रखे हैं, आइसोटोप्स दे रखे हैं, और ये बता रहे हैं कि इनके सब अटोमिक पार्टिकल्स को आप बताइए कि कितने हैं। तो ठीक है, सब अटोमिक पार्टिकल्स क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब 2He4 जो है उसमें कितने हो जाएंगे, अटोमिक नंबर देखिए, सबसे पहले अटोमिक नंबर है 2, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हो गए। ठीक है, प्रोटॉन्स भी 2 हो गए, इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हो गए। अब 4 है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 2, 4 माइनस 2 आपको न्यूट्रॉन्स भी मिल गए 2। नेक्स्ट देखिए 2He5, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे 2। अब मास नंबर कितना है 5, 5 माइनस 2, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 3। सिंपल कैलकुलेशन। एंड ओनली न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। हमने इलेक्ट्रॉन्स को भी इंक्लूड कर लिया है, अदरवाइज ओनली दिस इज रिक्वायर्ड। इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट X, अब कोई X एलिमेंट है जिसमें कि 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटरमोस्ट शेल में, पूरी कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं करें, आउटरमोस्ट शेल में, तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब वो 2 वैलेंसी शो करेगा, इट विल शो अ वैलेंसी ऑफ 2। तो ऐसा जो एटम है वो कौन से ग्रुप का मेंबर होता है, ग्रुप 16 का, जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन फैमिली है, जो चैल्कोजेन फैमिली भी बोलते हैं जिसको हम, तो ऑक्सीजन फैमिली का ये मेंबर है, चैल्कोजेन से ऑक्सीजन सल्फर, वो वाला ग्रुप है ये ग्रुप 16। ठीक है, अब if it acquires noble gas configuration by accepting requisite number of electrons, then what would be the charge on the ion so formed? अब ये कह रहे हैं कि अगर उसने noble gas configuration acquire कर ली by accepting requisite number of electrons, requisite number of electrons मतलब the number of electrons required to complete its octet, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ले लिए इसने, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो उसके जो चार्ज बनेगा आयन पे वो क्या चार्ज आएगा, ऑब्वियसली इट विल बी 2 नेगेटिव। ठीक है, सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया पूरा। इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो चार्ज ऑन द एनायन फॉर्म्ड इज -2।
Which of the two would be chemically more reactive, element A with atomic number 18 और एलिमेंट डी विद एटॉमिक नंबर 16 एंड वाई? केमिकली रिएक्टिव कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को बहुत इजीली दे सकते हैं या ले सकते हैं? दे आर मोस्ट केमिकली रिएक्टिव, मतलब कि ग्रुप 1 होता है जो हमारा, जिसमें कि हमारे मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स होते हैं, वो सबसे रिएक्टिव मेटालिक ग्रुप है। और जो ग्रुप 17 है हमारा हैलोजेंस का नॉन मेटल्स, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स का ग्रुप होता है, क्योंकि उनकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन फटाफट से ले लेते हैं। एल्कली मेटल्स के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, वो उसको आसानी से दे देते हैं। तो ये तो ग्रुप सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में। तो अब ये कह रहे हैं कि ए जो है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है और जो डी है उसका एटॉमिक नंबर 16 है, तो इन दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? तो इसके लिए आपको इनकी कॉन्फ़िगरेशन बनानी पड़ेगी। तो ए की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 288। ठीक है, हो गया ये हीलियम, नियोन, आर्गन। आर्गन है थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हुई 288। ये केमिकली इनर्ट है क्योंकि भाई इसको ना कुछ चाहिए ना देना है, इसके तो ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, आराम से बैठा रहेगा, ना लेगा ना देगा, तो ये इनर्ट है। एंड इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट है, तो इसीलिए ये केमिकली रिएक्टिव नहीं है, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। दूसरा देखते हैं, दूसरे का क्या है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 286, जिसके मैंने आपको बताया ये भी चैल्कोजेन फैमिली का मेंबर है, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। तो ये इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये आसानी से वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, एक नेगेटिव आयन बनाएगा एंड इट विल बी मच मोर रिएक्टिव दैन दिस पर्टिकुलर जो अभी आपने ऊपर देखा था, जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन थी, तो नोबल गैस से ज़्यादा रिएक्टिव हो गई है। नेक्स्ट, elements from A to F have the distribution of electrons, protons and neutrons in the following way। अब यहाँ पे इन्होंने ABCDF 6 एलिमेंट्स दे रखे हैं और उनके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का दे रखा है, नंबर कितने कितने प्रेजेंट हैं। अब इसमें पूछा इन्होंने कि फ्रॉम द टेबल फाइंड अ पेयर ऑफ आयंस। आयंस कौन से होंगे? आयन क्या होंगे? देखो, जिनका कि नंबर ऑफ एटम होता है न्यूट्रल होता है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, तब वो एटम होते हैं। अगर वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है तो वो क्या हो जाएगा? आयन बन जाएगा। प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं तो केटायन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो एनायन बन जाएगा। तो पहले हम ये वाला देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव आयन है, एनायन है। यहाँ पे देखो बी में, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, तो ये कैटायन बन गया। तो ये दोनों आयंस हो गए। इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा है ए, कैसा आयन होगा? नेगेटिव, और ये कैसा होगा? पॉजिटिव। तो ये दोनों आयंस हो गए। तो हमने बता दिया कि पेयर ऑफ आयंस कौन से हो गए हमारे? ए एंड ये हमारे पेयर ऑफ आयंस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ आइसोबार्स। आइसोबार्स कौन कौन से? अब आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार क्या होते हैं? जिनका कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर सेम होता है। मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। एटॉमिक नंबर डिफरेंट मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे। तो अब देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके डिफरेंट है? ये जो दो हैं इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है। ठीक है, तो यही हो गए हमारे ऑप्शन। इनके देखो, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटम है। न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आइसोबार। तो ये हैं हमारे ई एंड एफ, यहाँ लिख देते हैं। ई एंड एफ जो हैं वो हमारे आइसोबार्स हो गए। ओके, देन है हमारे पेयर ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होंगे? आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें कि एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। तो देखो, एटॉमिक नंबर यहाँ सेम है, मास नंबर यहाँ डिफरेंट है, तो सी और डी जो है वो हमारे हो गए आइसोटोप्स। ठीक है, सिंपल रीजनिंग है, इसमें कोई डिफिकल्ट तो है नहीं। ओके, नेक्स्ट इज, इसको हटा दें। आंसर द क्वेश्चंस। ये दे रखा है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 282, प्रिडिक्ट इट्स वैलेंसी। क्या है? 282 है, कोई भी एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 282, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। इट कैन ईजिली लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये ग्रुप 2 का मेंबर है, मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम वाला ग्रुप जो है वो है ये। मैग्नीशियम कैल्शियम, मैग्नीशियम ऊपर आता है, कैल्शियम नीचे आता है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 12। कैल्शियम की होती है 20। ओके, मैग्नीशियम जो है वो किस ग्रुप का, किस पीरियड का मेंबर है? आप फटाफट कॉन्फ़िगरेशन करके देख लिए। थर्ड पीरियड का। कैल्शियम किसका है? फोर्थ पीरियड का। कैसे पता किया हमने? मैग्नीशियम की हमने कॉन्फ़िगरेशन की, तो क्या हुआ? 282
2 थर्ड पीरियड हो गया। कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन की तो कैसे पता चला 2 8 8 2 तो फोर्थ पीरियड का मेंबर है। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से पता कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। प्रेडिक्टेड वैलेंसी, तो वैलेंसी कितनी हो गई 282 में वैलेंसी हो गई 2। नेम ऑफ द एलिमेंट, नेम ऑफ द एलिमेंट हमें पता है कि 282 है, 12 एटॉमिक नंबर है, 12 एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का होता है, तो नेम ऑफ द एलिमेंट इज मैग्नीशियम। डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द एलिमेंट, प्रोटॉन्स कितने होंगे 12 एटॉमिक नंबर है तो 12 प्रोटॉन्स होंगे, 12 24 होती है इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो 24 माइनस 12 ही न्यूट्रॉन्स हो गए क्योंकि मास नंबर 24 है इसका। समझ में आ रहा है ना? आई थिंक मैं जल्दी करा रही हूँ लेकिन मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें सिंपल है, समझ में आ रही होंगी। ओके, इन द फॉलोइंग टेबल द मास नंबर्स आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, मास नंबर एटॉमिक नंबर दे रखे हैं ए बी सी डी ई के। सिलेक्ट अ पेयर ऑफ आइसोबार्स फ्रॉम द अबव टेबल, आइसोबार क्या होते हैं जिनके की एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, मास नंबर सेम होते हैं। तो मास नंबर सेम चाहिए हमें, एटॉमिक नंबर डिफरेंट चाहिए, ये हमारे डी और ई हो गए है ना। इनके मास नंबर सेम है 40 40, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है दोनों की। आर्गन और कैल्शियम है एक्चुअली, दिस इज आर्गन है ना एंड दिस इज कैल्शियम। ओके, तो ये क्या है, ये दोनों आइसोबार्स हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट बी लिस्टेड इन द टेबल अबव, जो ये बी है इसकी वैलेंसी पूछी है, बी क्या है, बी इज 3 7, वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी 2 1, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। ठीक है, नेक्स्ट ये है क्या, कौन सा एलिमेंट है एक्चुअली, इट इज लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। नेक्स्ट question number 46, draw the appropriate orbit structure of sodium chloride and state the type of bond present it, सोडियम क्लोराइड का आपको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाने को बोला है और बॉन्ड पूछा है कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन जो सोडियम और क्लोरीन दोनों की आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। यहाँ पे जैसे लिखी हुई है सोडियम 11 तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई 281 और क्लोरीन 17 तो ये हो गई 287। इसके बाद आप इनका ऐसे डायग्राम बनाइए। ठीक है, ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये के शेल में है ऑरेंज वाले इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद ग्रीन से बना लीजिए, एल शेल में कितने हैं, ये ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये 8 हो गए, ये एल शेल के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और जो एम शेल है उसमें हम इससे बना लेते हैं, दो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा के एल एम शेल में, क्योंकि सोडियम के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसको ये दे देता है और ये क्या बना लेता है, सोडियम का आयन बन गया, प्लस नहीं यहाँ माइनस का साइन आएगा, सोडियम -1 इलेक्ट्रॉन तो सोडियम का कैटायन बन गया और इसके पास क्या बच के 10 ही इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 और 8। अब देखो इसकी यहाँ पे के और एल शेल रह गई, एम शेल जो थी वो गायब हो गई क्योंकि एक वैलेंस शेल इसने, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो जो आउटरमोस्ट वैलेंस शेल थी वो रिमूव हो गई। क्लोरीन के पास कितनी वैलेंस शेल है, देखो के एल एम 3 है 287। सेवन्थ वाली में वो इलेक्ट्रॉन एड ऑन हो जा सॉरी थर्ड वाली में वो इलेक्ट्रॉन एड ऑन हो जाएगा जहाँ पे कि 7 इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो अब हो जाएंगे 8। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोराइड आयन बना लेगा और उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है क्लोराइड आयन की दैट वुड बी 288 है ना। और these are joined together by strong electrostatic force of attraction या कूलम फोर्सेस और ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, सो these two oppositely charged ions are held together by strong electrovalent bonds और ionic bond. Okay, next answer the following questions. What was Thomson's model of an atom? थॉमसन ने क्या बोला था, उन्होंने क्रिसमस पुडिंग से कंपेयर किया था एटॉमिक मॉडल को। उन्होंने बोला था कि जो पूरा जो चार्ज है, पूरा जो मास है, वो सर्कल जो है स्फीयर है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड रहते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज जो है उसमें कहीं कहीं स्कैटर्ड रहता है ऐसे रैंडमली। नेक्स्ट, राइट एनी टू ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन और उनकी इन्फ्लुएंस आप ज़रूर याद करिएगा, 2 3 3 पॉइंट्स। तो यहाँ पे रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन पूछे तो पहली कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, वो डिविएट नहीं हुए, दे पास्ट अनडिविएटेड, स्ट्रेट निकल गए। और कुछ जो थे दे वर डिविएटेड बाय वेरी वेरी स्मॉल एंगल्स। और थर्ड क्या हो जाएगी कि हार्डली few, one in many many thousands, they just came back on their original path. Okay, next, draw the sketch of Bohr's model of an atom with 3 shells. ये बोर का एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, सोडियम का स्ट्रक्चर उन्होंने ड्रॉ करके दिखाया 281 ये हो गया।
फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो एम शेल है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 281 हो गया, Na11 की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। ये जो 11 है ना, ये यहाँ नहीं आएगा, बाहर आएगा। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोराइड आयन? क्लोराइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? देखो, क्लोरीन जो होता है 17 होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि क्लोरीन एक न्यूट्रल एटम है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 287, एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 17 ही होंगे, क्योंकि वो क्या है, न्यूट्रल एटम है। लेकिन क्लोराइड आयन बन गया, जब वो एटम जो है वो आयन में कन्वर्ट हो गया बाय द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो क्लोराइड आयन की जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी दैट विल बी 288। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम? अब सोडियम एटम की कॉन्फ़िगरेशन पूछी है, सोडियम इज 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 281, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11। ओके, ये हो गए। ठीक है, अब विच आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूल? यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं, 235। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये शायद बुक में नहीं दे रखा है, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज एन ऑक्टेट? हाउ डू एलिमेंट्स रीच एन ऑक्टेट? ऑक्टेट क्या होता है? Outermost shell which has 8 electrons is said to possess an octet. Elements reach their octet by sharing, gaining or losing electrons. मतलब जो एक एटम की जो आउटमोस्ट शेल होती है उसको कम्प्लीटली फिल होना ही ऑक्टेट कहलाता है। हीलियम को छोड़ के, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के बाकी सबको ऑक्टेट अचीव करना होता है। ठीक है, लिथियम के भी 3 ही होते हैं, तो वो भी नहीं, डुप्लेट ही होता है, उसका भी आयन बनता है तो डुप्लेट बनता है। तो यूजुअली ऑक्टेट बनता है, अगर 2 या 2 से कम हो तो फिर क्या बनाना होता है, डुप्लेट, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम बनाते हैं। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स यूजुअली चाहिए होते हैं सब एटम्स को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो ऑक्टेट क्या है, कंप्लीशन ऑफ द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ओके, कैसे करते हैं वो, बाय शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन से। आप ये भी कह सकते हैं बाय बॉन्ड फॉर्मेशन, अलग अलग तरीके के बॉन्ड बनाते हैं जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लूज करते हैं, शेयर करते हैं। नेक्स्ट, मेक अ स्कीमेटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। मैग्नीशियम और फॉस्फोरस का आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 282 और फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 15, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 285। आप इनका इस तरीके से डायग्राम बना दीजिए, शेल्स मार्क कर दीजिए। के शेल 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया मैग्नीशियम। इस तरीके से आप फॉस्फोरस का भी बना दीजिए। फॉस्फोरस की के शेल में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 4 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल मेंशनिंग देयर एनर्जी लेवल्स। पहले 4 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इनके आपको बनाना है। तो हाइड्रोजन का तो एक ही है, के शेल ही है इसके पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। हीलियम के पास क्या है, 2 है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। थर्ड हमारा जो है लिथियम, लिथियम के पास क्या है, 3 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 1। फोर्थ है आपका बेरिलियम, बेरिलियम के पास 4, तो ये हो गया 2 2। ठीक है, के और एल शेल। Next, answer the following questions. State the 3 observations made by Rutherford on his alpha particle scattering experiment. As I told you, ये observations और उसकी inference ज़रूर आप learn कर लीजिएगा। तो observations क्या हैं, जैसे अभी हमने पहले भी की थी, most of the alpha particles passed undeviated, which shows that most of the part of an atom is hollow, खाली है. Some alpha particles scattered with large angular deviations which show that the center of an atom is positively charged. जो बिल्कुल center से निकले वो काफ़ी deviate हो गए. Then a few of the alpha particles are reflected back, which shows that they had direct collision with the entire mass of the central nucleus of the atom. तो इसीलिए वो डायरेक्टली ज़्यादा उन्हें फोर्स मिली रिपल्शन के लिए, वो डायरेक्टली पीछे चले गए, बिल्कुल अपने पाथ पे ही रिट्रीट कर गए, मतलब ज़्यादा उनको रिपल्सिव फोर्सेस को फील करना पड़ा।
पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्स करते हैं ना, दैट्स व्हाई. राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हुज मास नंबर इज 31 एंड एटॉमिक नंबर इज 15. व्हाट इज इट्स वैलेंसी? एटॉमिक नंबर 15 किसका होता है? फॉस्फोरस का. तो आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है और वैलेंसी बतानी है. तो फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 होती है. आप कर लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 15 285, वैलेंसी हो गई 3. और अगर आपसे एलिमेंट भी पूछें तो एलिमेंट इज फॉस्फोरस. ओके, मास नंबर भी लिखते हैं. The electrons are distributed in different orbits in the following ways. The maximum number of electrons present in shell is given by formula 2n square, where n is the orbital number or energy level 1 2 3. इसको हम क्या बोलते हैं? 2n square जो होता है, ये जो तरीका है इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना एटॉमिक शेल्स में, इसको हम बोलते हैं बोरबरी स्कीम. Therefore अब ये दे रखा है कि फर्स्ट ऑर्बिट. अच्छा, ये तो आंसर है. हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, ये पूछा है तो आप ये आंसर लिख रहे हैं. मुझे लगा क्वेश्चन, मैंने कहा ये एक क्वेश्चन में सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पूछेंगे क्या, मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं. ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है. जो बोरबरी स्कीम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फर्स्ट ऑर्बिट या के शेल में. 2n स्क्वायर है ना, तो 2 इंटू एन जो है, एन इज़ द नंबर ऑफ शेल्स, तो एन की जगह हमने 1 लिख लिया. फर्स्ट शेल जो है हमारी, तो 2n स्क्वायर के हिसाब से 2 आ गया. सेकेंड ऑर्बिट में एन की जगह हमने क्या रख लिया? 2n स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 2n की जगह अब यहाँ पे हमने 2 इंटू 2 स्क्वायर कर लिया. यहाँ पे 2 इंटू 3 स्क्वायर कर लिया. यहाँ पे 2 इंटू 1 स्क्वायर किया था. यहाँ पे 2 इंटू 4 स्क्वायर किया है. तो ये सब इस तरीके से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं. ये ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, होते ही हैं इनफैक्ट. देन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 8. ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ऑर्बिटल में जो आउटरमोस्ट है उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं. बाकी उसके आगे उसके ऊपर जाते हैं तो वो या तो नेक्स्ट शेल में जाते हैं या पीछे वाली शेल में जाते हैं. जो मेटल्स होते हैं ना, ग्रुप डी एलिमेंट्स होते हैं. ग्रुप डी एलिमेंट्स जो हैं उनको हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं. ये आपने 5th चैप्टर में पढ़ा है. तो ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं ग्रुप डी एलिमेंट्स को? क्योंकि वो ग्रुप डी या डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप डी क्यों बोलूँगी मैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं ना हम इनको. पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये पढ़ाया है ना मैंने आपको. तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो वैलेंसी है ना वो फ्लक्चुएट होती रहती है. उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर 2 जो शेल्स होती हैं, आउटर मोस्ट 2 शेल्स, मतलब अल्टीमेट शेल और पेनल्टीमेट शेल, उनमें आपस में मूव करते रहते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को चेंज ओवर करते रहते हैं. इसलिए ये कई बार ऊपर नीचे हो जाता है कि आउटरमोस्ट शेल में चले गए फिर वापस आ गए. तो इनमें वेरिएशंस होता रहता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में. इसीलिए क्या करते हैं, कलर्ड आयंस में बनाते हैं. ओके, पेनल्टीमेट शेल क्या होती है? पेनल्टीमेट शेल मतलब सेकेंड लास्ट शेल. अल्टीमेट मतलब सबसे आउटरमोस्ट शेल, और उसके अंदर वाली जो होती है उसको पेनल्टीमेट बोलते हैं. इट कैनॉट अकोमोडेट मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन. सबसे बाहर वाली में 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, पेनल्टीमेट में 18 से ज़्यादा नहीं आ सकते, और जो पेनल्टीमेट की भी अंदर वाली होगी एंटी पेनल्टीमेट, उसमें 32 से ज़्यादा नहीं. ये रूल्स हैं. एंटी पेनल्टीमेट शेल जो है इट कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 32 इलेक्ट्रॉन्स. अब एक देखो आके, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड, दैट इज द शेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर. सबसे पहले अंदर वाली शेल फिल होती है, फिर उसके बाहर वाली, फिर उसके बाहर वाली, फिर उसके बाहर वाली. ऐसा नहीं है कि पहली वाली फिल हो गई, दूसरी वाली में कुछ कम इलेक्ट्रॉन रह गए, तीसरी में चले गए, तीसरी में कम रह गए, चौथी में चले गए. ऐसे नहीं है, पहले स्टेप वाइज फिल्ड अप होती जाती है इनर मोस्ट ऑर्बिटल्स, तब वो आउटर ऑर्बिटल्स में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, वेरिएशंस होते हैं, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे 11th 12th में. ठीक है. सो दिस फिनिशेस विद आवर 4th चैप्टर रिविजन, एंड नाउ विल बी डूइंग द 5th चैप्टर आफ्टर दैट. लेकिन आपको इसमें भी कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है या आप चाह रहे हैं कि इसमें कुछ और हम ऐड ऑन करें तो प्लीज़ डू लेट मी नो. और आप पढ़ते रहिए, यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा या क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसी इस तरीके से, इस मेथड से. तो शुड वी डू समथिंग एल्स, है ना. ओके, चलिए ठीक है. टेक केयर, इन्जॉय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ ऑल्सो. स्टडी करिए, करते रहिए, ढंग से पढ़िए, इन्जॉय करिए स्टडीज़ को.